फिर से मैं आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाएँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और ये अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट? अगर आप यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग डियर फटाफट शेयर कर दें सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँचाएँ, ताकि सभी का फ़ायदा हो। हाँ भाई, और मैं भी ज़रा शेयर कर देता हूँ और बच्चों को। जस्ट अ मिनट, मैं भी ज़रा शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। राधे राधे भैया, राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे। निधि जी नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू? बहुत ही शानदार एमसीक्यूज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। कूपन कोड उदय है, UDAY, ये कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, निश्चित तौर पे इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक शानदार क्लास और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? यस, एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट आ जाएं। बेटा स्टेटस लगाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर दें। आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन डियर, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। हाँ जी, लाइक तो कर ही लीजिए। लाइक तो सभी टीचर कहते हैं करने के लिए। लाइक कौन मना करेगा टीचर? कोई ऐसा टीचर है जो लाइक मना कर रहा है? यस। चलिए आइए देखते हैं। एन एक्सटेंडेड, यस, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग विद सरफेस स्टोरी वुड बी कॉल्ड। यानी कोई जो ऐसी डिवाइस जिसमें आप एक सरफेस पर मीनिंग कुछ और होता है और बॉटम पर कुछ मीनिंग और होता है, राइट? तो ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्टोरी को सिंबल, एलिगरी, एक्सपोजिशन, कंसीट। इसमें अगर बात करें, चार ऑप्शन है, तो ऐसी जो स्टोरी है उसको कहा जाता है एलिगरी, राइट? क्लियर? और एलिगरी में एक बड़ा नाम आता है पिलग्रिम प्रोग्रेस का, जॉन बनियन। बनियन की बड़ी इंपॉर्टेंट ये वर्क है। यस। चलिए अगला देखते हैं, एलिगरी हो जाएगा। अगला देखते हैं। Which one of the following term is applied to a character, type or plot, pattern or description which recur frequently in literature? मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जो कैरेक्टर्स, टाइप और पैटर्न या डिस्क्रिप्शन को लेकर विच रिकर फ्रीक्वेंटली लिटरेचर, जो अक्सर लिटरेचर में होता है, एंड इज थॉट टू इवोक प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स इन द रीडर ऑफ बाय इवोकिंग एन इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन हिज अनकॉन्शियस माइंड। देखिए, ये एक ऐसा टर्म है जिसे देखकर, जिसको पढ़कर रीडर के मन में अचानक से ही कोई इमोशन, कोई रिस्पॉन्स अचानक से उनके मन में आ जाता है। और वो कैसी मेमोरी होती है, वो कैसी इमेज होती है, जो कहीं ऑलरेडी उनके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। यानी सिंपल से वे में कहें, जो ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी इमेज जो पढ़ने अचानक से कोई पुरानी बात उन्हें याद आ गई, कोई पुरानी इमेज उनके माइंड में आ गई, उसे हम क्या कहते हैं? मिथ है, बताइए। इडिपस कॉम्प्लेक्स है, मेटोनमी है, आर्कटाइप है, एनाग्नोसिस है। तो सीधा हम यहाँ आंसर की बात करते हैं, क्योंकि अगर एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर बड़ा लेंदी हो जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया भी है। यस यस, फटाफट आंसर दें। तो अगर हम बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा आर्कीटाइप। जो आर्कीटाइप का मतलब होता है प्राचीन, राइट?
यानी एक ऐसी इमेज, एक ऐसी बात जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई थी और वो कहाँ है, वो हमारे मन में उभर आई है लिटरेचर को पढ़ के। क्लियर है? तो उसको हम आर्किटाइप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैरोक। बैरोक बड़ा अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बैरोक क्या कहते हैं, या कह लीजिए जो हाईली डेकोरेटेड पीस होता है लिटरेचर का, उसे बैरोक कहा जाता है। खैर आप लोग आंसर दीजिए। हिलेरियस एंड सार्केस्टिक लिटरेचर, लग्जूरियस एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, डल एंड अनएंथुसियास्टिक लिटरेचर, सीरियस एंड पेडेंटिक लिटरेचर, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ये मैं बता दूं, यूपी के लिए तो रामबाण क्वेश्चन चल रहा है, 101% इंपॉर्टेंट है। यूपी के अलावा डी ट्रिपल एस बी के अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैंने उन्हें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये सारे क्वेश्चन टर्म डिवाइस के आप लोग ज़रूर देखिए। बिहार का अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के ये ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में काम आते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट रिप्लाई दें और प्यार से लाइक भी करते जाएं। जो बच्चे प्यार से लाइक करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी बहुत तेजी से। बताइए बैरोक मीन्स। देखिए डल एंड अनएंथुसियास्टिक लिटरेचर तो नहीं होगा, सीरियस पेडेंटिक लिटरेचर भी नहीं होगा। सीरियस पेडेंटिक नहीं है, डल एंड अनएंथुसियास्टिक नहीं है। ये क्या है? ये है लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर है और हाईली ऑर्नेटेड लिटरेचर। क्लियर है? तो लग्जूरियस और एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर आप लोग ध्यान रखिएगा। बैलेंस लेटर्स मीन्स बताइए। यहाँ आपको फटाफट आंसर देना है। बताइए बैलेंस लेटर्स मीन्स ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लाइटर राइटिंग इन प्रोज या चीफ वर्क्स और मास्टर पीसेस। फटाफट आंसर दें। बताइए फटाफट आंसर दें। बैलेंस लेटर्स क्या होते हैं? बेटा आपसी चैटिंग मत करिए, फटाफट आंसर दें। कोई प्रोज में जो लाइटर राइटिंग होती है उसको हम बैलेंस लेटर कहते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नहीं है, लेटर राइटिंग नहीं है, चीफ वर्क मास्टरपीस नहीं है, लाइटर राइटिंग इन प्रोज। यस, सी क्लियर है। लाइटर का मतलब हल्के फुल्के अंदाज में लिखा जाता है। ठीक है। बैथोज मीन, ये गजब क्वेश्चन आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैथोज, अब देखिए बैथोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने फिगर स्पीच कराया था वहां मैंने बताया है बैथोज क्या होता है। मीन्स जैसे जो क्लाइमेक्स होता है ना, क्लाइमेक्स का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंटी क्लाइमेक्स या बैथोज कहा जाता है। तो पहले आप लोग आंसर दीजिए फिर देखते हैं, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आप लोग आंसर दें फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, आप लोग आंसर दीजिए फिर इसको एक्सप्लेन किया जाए। फटाफट रिप्लाई दें, बहुत गजब क्वेश्चन है। यूपी के लिए तो रामबाण क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, रामबाण क्वेश्चन है यूपी के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बैथोज मीन, फटाफट बताइए। सुरेंद्र गंगवार, ठीक है। डोरबल आराध्या आ गई, बताएं। देखिए इंटेंशनल ल्यूडिकुलर डिसेंट फ्रॉम द एग्जॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस तक पहुंचने वाला कोई लिटरेचर, या अनइंटेंशनल लिडिकुलर डिसेंट फ्रॉम द एग्जॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस, या बोथ ए एंड बी। देखिए इंटेंशनल होता है या अनइंटेंशनल होता है, अब बात यही है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो बड़ा क्लोज डिफरेंस यहाँ पूछा गया है। जो बैथोज होता है वो इंटेंशनल होता है। जब एंटी क्लाइमेक्स की बात करते हैं तो वो क्या, वो इंटेंशनल होता है, ऑथर जानबूझ के करता है, या वो सडनली आ जाता है वहां। अब आपको ये बताना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अच्छा इसके बाद आता है सडन राइज टू एन एक्सॉल्टेड स्टाइल फ्रॉम द कॉमन प्लेस। अब देखिए यहाँ पर राइज की बात कर रहा है, ऊपर फॉल की बात कर रहा है। तो देखिए क्या है, राइज तो है नहीं, राइज तो क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बात है एंटी क्लाइमेक्स की। तो अब बात यहाँ इन दोनों ऑप्शन में अटक जाती है कि वो इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है। और अगर मैं कहूँ तो देखिए इसके आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बैथोस है। तो बैथोस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अनइंटेंशनल होता है। यस, बी इज द राइट आंसर, अनइंटेंशनल होता है। यानी बैथोस क्या है, बैथोस है अनइंटेंशनल ल्यूडिकुलर डिसेंट। और अगर इंटेंशनल की बात हो रही तो वो नहीं है। तो अगर फाइनली आंसर देखें तो इसका आ चुका आंसर बी। In case of metaphysical poetry, the term is used to designate an
genius and fanciful notion or conception, usually expressed through analogy and pointing to a striking parallel between two seemingly dissimilar things. Identify the term from among the following. बताइए फटाफट, गजब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये सारे क्वेश्चन मार्केट में जो बुक है, सब क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। बताइए, आइडेंटिफाई द टर्म। देखिए यहाँ बात कह रहा है कि पैरेलल, पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग, कोई एक सादृश्यता कैसी चीजों के बीच जो दोनों में एक जैसी दिखती हो, डिसिमिलर है लेकिन उनमें भी कहीं सादृश्यता दिख रही है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में ये टर्म यूज हुआ है, तो इसलिए मेटाफिजिकल पोइट्री की हम बात कर रहे हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो कंसीट होता है, और कंसीट हम किसको कहते हैं, कंसीट एक प्रकार का जो मेटाफर आप कहते हैं, तो मेटाफर आप मान लीजिए, बस ये थोड़ा एक्सटेंडेड होता है। दो ऐसी चीजों के बीच में कंपैरिजन को अभी आपने सोचा ही ना हो, कंसीट, है ना, डिसिमिलर चीजों के बीच कोई सिमिलरिटी दिखानी है, और मेटाफिजिकल पोइट्री में ये टर्म यूज हुआ, याद रखिएगा। व्हाट इज मीन बाय डिनाउमेंट इन ड्रामा? डिनाउमेंट इन ड्रामा, डिनाउमेंट क्या है? डिनाउमेंट की स्पेलिंग भी याद रखिए, कई बार इसकी स्पेलिंग भूल लेते हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय डिनाउमेंट इन ड्रामा? डिनाउमेंट द फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, द एंटी क्लाइमेक्स, जो एंडिंग से पहले मीन्स, बताइए फटाफट आप लोग आंसर दें। तो देखिए फाइनल अनरेवलिंग होती है प्लॉट की, और किसके केस में यूज, तो ये कॉमेडी में यूज होता है अधिकतर, राइट, याद रखिएगा डिनोमेंट, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स, एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस और नहीं, नन ऑफ द, फाइनल अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट, ठीक है, वो क्या है, वो डिनोमेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेक्स एक्स मसीना? डेक्स एक्स मसीना क्या है, बताइए, बताएं, ये डेक्स एक्स मसीना क्या है? डेक्स एक्स मसीना, बहाइए आप लोग पसीना, राइट, और सिलेक्शन में, सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम आपको दिखेगा। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय डेक्स एक्स मशीना? हाँ जी, काफी बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत बच्चे लाइक भी कर रहे हैं। ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी एपिक पोएम में जो सुपर नेचुरल एजेंसीज होती हैं, जो सुपर नेचुरल थिंग्स होती हैं, उनको हम डेक्स एक्स मशीना कहते हैं। क्लियर? तो आंसर की बात करें, द सुपर एजेंसी इन एपिक पोएम, सुपर नेचुरल एजेंसी इन एपिक पोएम, तो कंट्राइड प्लॉट नहीं है, थीम और सब्जेक्ट इन स्टोरी नहीं है, सडन अनएक्सपेक्टेड नहीं है। व्हाट इज सेजूरा इन पोएट्री? वेरी इंपॉर्टेंट। पोएट्री में सेजूरा क्या होता है, बताइए। देखिए फ्रेंड, सेजूरा कहते हैं एक पॉज को, और पॉज की अगर बात करें तो वेरी गुड, देखिए चारों ऑप्शन में ही पॉज आपको दिख गया है। पॉज पॉज पॉज, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, चकरा जाओगे एग्जाम में। जितने सेजूरा ढंग से पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। बताइए, बिल्कुल समझा देंगे बेटा, आज ही समझा देंगे कि वर्थ लाइन में एक पॉज, जी नहीं, अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड नॉट डिटेक्टेड बाय द मीटर्स बट द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज। एक ऐसा पॉज होता है जो मीटर से तो समझ में नहीं आता है, लेकिन नेचुरल रिदम होता है लैंग्वेज की, उससे हम समझ पाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉज आफ्टर एवरी स्टैंजा, हर स्टैंजा के बाद पॉज, इनबिल्ट इनटू द रिदम ऑफ द लैंग्वेज एंड मीटर एंड मैटर। बताइए, बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम ऑप्शन की बात करें, एक ऐसा पॉज होता है लाइन में जिसको नेचुरल रिदम जो होती है लैंग्वेज की, उसमें तो पकड़ा जाता है, उसमें तो हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर वैसे अगर हम बात करें, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब पॉज इन अ लाइन वर्थ नॉट डिटेक्टेड बाय द मीटर, मीटर से इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसको, सेजोरा को। तो आंसर आपका बी हो गया इसमें। हम्म, आगे देखते हैं। Diphtherum is an emotional choral hymn of
डाई थ्योरम क्या होता है बताइए? जो डाई थ्योरम है, बताइए, ये इमोशनल कोरल हिम होते हैं, सॉन्ग होते हैं एक प्रकार के, और ये कहता है किसके लिए? अपोलो, सैटर्न, डायनोसियस के लिए हैं या नॉट दिया? बताइए। अब फ्रेंड्स, हो सकता है बहुत बच्चों ने सुना ही ना हो डायथेरम क्या होता है, बट डायथेरम जो डायनोसियस हैं, डायनोसियस बाय सायरक्यूज, सायरक्यूज का राजा था डायनोसियस, तो डायनोसियस के ऊपर जो हिम्स हैं जिनको हम डायथेरम कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? ये क्या है? आंसर आपका क्या हो गया? डायनोसियस हो गया। Who was the pioneer of idea of deconstruction that holds that no work of literature whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say? बताइए। deconstruction, no work of literature whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say। बताइए कि लिटरेचर का कोई भी वर्क ऐसा नहीं होता जो आइडिया ऑथर कहना चाह रहा है वो एग्जैक्टली उस मैसेज को कन्वे कर पाए। क्लियर? और ये जो आइडिया है, जो थॉट है, ये जो विचारधारा, ये कहलाती है डीकंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन गए। पहली बात तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो डीकंस्ट्रक्शन क्या एक ऐसी आइडिया है जिसमें ये विचारधारा है कि जो वर्क ऑफ लिटरेचर व्हाट्स एवर हैज बीन एबल टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली व्हाट इट वांटेड टू से, कि कोई भी लिटरेचर का वर्क जो वो कहना चाहता है एग्जैक्टली उसको नहीं कह पाता है, एंड दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। बात क्लियर है? अब डीकंस्ट्रक्शन तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हु वाज द पायनियर। इसका पायनियर कौन था? तो जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा, जैक्स डेरिडा। लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वाह, लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आपने। जैक्स डेरिडा, यस यस। व्हाट इज एन एक्लॉग? बताइए, व्हाट इज एन एक्लॉग? फटाफट बताइए। ये जो एक्लॉग है क्या होता है बताइए? बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूँ। यूपी वाले जितने बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तो मैसेज करिए। एक्लॉग क्या होता है? अ पोएम एक्सप्रेसिंग लामेंट और सॉरो, लामेंट और सॉरो को बताने वाली कोई पोएम। सेकेंड, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम इन विच, एक छोटी पेस्टोरल कहते हैं देहाती, रिलेटेड टू शेफर्ड्स कन्वर्स विथ वन अनदर, एक ऐसी पोएम जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से बातचीत करता है, ऐसी पोएम। और थर्ड, अ शॉर्ट लिरिक डिस्क्राइबिंग इन एन इंसिडेंट ऑफ डीप सॉरो लाइक डेथ, ये एक ऐसा मीनिंग जो बताता है, किसको बताता है? डीप सॉरो को बताता है, मृत्यु के जैसा जो दुख है उसको बताता है। और नॉन ऑफ द अबव। बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर इक्लॉग की बात करें तो इक्लॉग क्या होती है? इक्लॉग एक पेस्टोरल पोएम होती है, शॉर्ट पेस्टोरल पोएम, जिसमें एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड से कन्वर्स करता है, वार्तालाप करता है। क्लियर? एपिस्टल इज अ, फटाफट बताइए। कैसी लग रही क्लास जरूर बताएं, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक का बटन दबाएं, मन चाह फल पाएं। एपिस्टल्स क्या होते हैं? फटाफट बताइए। एपिस्टल्स क्या होते हैं? बताइए। एपिस्टल क्या होता है बताइए? एपिस्टल इज अ लेटर इन वर्स, स्टोरी इन वर्स, प्ले इन वर्स या से इन वर्स। कोई लेटर वर्स में लिखा होता है, कोई स्टोरी वर्स में लिखा होता है, प्ले वर्स में लिखा होता है, या एसे इन वर्स। आपने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़ा होगा या पोप को पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपको दिखी होंगी, है ना? अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा होगा तो आपको ये वर्ड पता होगा। तो लेटर इन वर्स, वर्स में लिखा गया लेटर एपिस्टल कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रवि राव बद दे रहे हैं, आप परेशान ना होइए। द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड। बताइए। द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड। फटाफट बताएं। बताएं। तो इसकी आंसर की बात करें तो यहाँ एक्सपोजिशन होता है, मतलब कोई कंपोजिशन होता है, कोई राइटिंग जब कंपोज करते हैं उसमें चार टाइप होते हैं। एक आर्ग्यूमेंटेशन होता है, एक डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड एक्सपोजिशन। यस। क्लियर फ्रेंड्स? यस। The school of poetry which flourished under the leadership of Ezra Pound in the second decade of the 20th century. एजरा पाउंड के लीडरशिप में एक स्कूल पोइट्री का फ्लरिश हुआ सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी।
20वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में। बात क्लियर? यानी 20वीं सेंचुरी की बात हो रही है तो 1900 से कौन सी सेंचुरी लग जाती है? 20वीं सेंचुरी, यानी 1920 के आसपास की बात हो रही है, 1920s के आसपास की बात हो रही है। उसका लीडर कौन था? एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड के लीडरशिप में जो स्कूल हुआ उसको क्या नाम दिया गया? सिंबोलिज्म था, इमेजिज्म था, एक्सप्रेशनिज्म था या इम्प्रेशनिज्म था? बताइए बताइए, शायद अगर आपने पढ़ा हो तो इसके ऑप्शन बताइए फटाफट। फ्रेंड देखिए, बात अगर हम करें तो वो जो स्कूल था जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फ्लरिश हुआ एजरा पाउंड की लीडरशिप में, वो था इमेजिज्म। क्लियर फ्रेंड? इमेजिज्म। और फ्रेंड ये जो लिटरेरी मूवमेंट है इनको वास्तव में तो हमें डिटेल स्टडी है कर लेनी चाहिए। और फ्रेंड ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है, आप लोग पढ़िए कायदे से, 3 से 4 महीने बचे हैं। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आइडियली देखा जाए 1 ईयर चाहिए, और आप लोग 2.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो अब तो यार सिलेक्शन होना ही चाहिए आप लोगों का। याशी सिंह, थैंक यू थैंक यू। बताइए। विलियम शेक्सपियर 4 से 5 महीने खा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। What is the device called by which writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly as appears to be true? मतलब जो सत्य प्रतीत होती है, स्पीक बोलता है। देखिए कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस जिसमें राइटर एक्सप्रेस करता है अपोजिट मीनिंग, विरोधी बातें, और कैसे ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एज अपियर टू बी ट्रू, जो सत्य प्रतीत होती हैं। डिफरेंट, कोई ऐसी बात जो सत्य लगे लेकिन ऑथर वहां क्या करता है उसका अपोजिट मीनिंग देता है। तो फ्रेंड वो क्या होता है? पैराडॉक्स होता है, वो कंसीटेड हो सकता है, आयरनी, अंडरस्टेटमेंट। फटाफट बताएं, सोचिए जरा इसका आंसर क्या होगा। यानी कि ऐसी बात जो कैसी दिख रही है, जो अपियर टू बी सत्य प्रतीत होती है लेकिन मीनिंग वहां उसका अपोजिट होता है, तो उसको फ्रेंड क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आयरनी कहा जाता है। अब आप कहोगे आयरनी क्या होगी? तो आयरनी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। Malapropism, which means ridiculous misuse of words, is derived from Mrs. Malaprop in Sheridan's novel. बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मतलब इस क्वेश्चन से आपके 2 आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। बताएं। मेलाप्रोपिज्म, मेलाप्रोपिज्म क्या होता है? सबसे पहले आप मतलब मिसयूज ऑफ वर्ड, मतलब जो हास्यास्पद एक तरह से वर्ड्स का यूज होता है। लड़की को आपने लकड़ी कह दिया, है ना, वो हास्यास्पद बद में वे में कह दिया, तो उस टर्म को हम कहते हैं मेलाप्रॉपिज्म। और ये कहाँ से आया? ये आया है मिसेस मेलाप्रॉप, एक कैरेक्टर रहा है शेरिडन का, और शेरिडन के कौन से नॉवेल्स में एक कैरेक्टर रहा है ये पूछ लिया गया। हालांकि फ्रेंड जो शेरिडन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर लिटरेरी टर्म की अगर हम बात करें, मेलाप्रॉपिज्म की बात करें, तो वो तो सिलेबस में है, वो सिलेबस का पार्ट है, तो ये भी पूछा जा सकता है ये टर्म किसने दिया। ठीक है, और यही बात हो रही है। ये क्वाइन किसने किया? यहाँ से हुआ, मेला मिसेस मेलाप्रॉप से आया। क्वाइन किसने किया? सर्डन ने किया अपने नॉवल में। अब यहाँ पे नॉवेल का नाम पूछा गया है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वो नॉवेल था द राइवल्स, में एक कैरेक्टर है मिसेस मेलाप्रॉप, तो मिसेस मेलाप्रॉप जो हैं उनसे टर्म आया है मेलाप्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्पून इज अ कर्ट डेफेमेटरी सटायर यूजुअली अटैकिंग इधन। बताइए। लैम्पून क्या है? एक क्रूड डिफेमेटरी, एक डिफेमेटरी सटायर होता है जो अटैक करता है, निंदात्मक एक तरह से सटायर होता है जो अटैक करता है किसी रेस पे, कंट्री पे, रिलीजन पे, इंडिविजुअल पे। किस पे अटैक करता है? लैम्पून जो अटैक होता है वो किसी इंडिविजुअल पर अटैक होता है, किसी व्यक्ति पर अटैक करते हुए जो डिफेमेटरी सटायर लिखा था उसको लैम्पून कहते हैं। तो जो लोग सी लगा रहे हैं वो डी कर दें। बताइए। यस। अ मेरिकल प्ले इज वन इन विच। बताएं। एक मेरिकल प्ले
मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले सब मैं पढ़ा चुका हूँ। बताएं, बताइए, बताइए। अ मिरेकल प्ले इज वन इन विच, बताएं अच्छे से। एस के अरोड़ा, मतलब बहुत सारी किताबों के क्वेश्चन हैं, बच्चे ही भेजते हैं। इम्प्रोबेबल एंड सेंसेशनल कैरेक्टर, देखिए किताबें कोई भी हों अच्छी नहीं लगेंगी अगर उन्हें कायदे समझाया ना जाए। A miracle play is one in which improbable and sensational characters are shown, supernatural theme and characters are displayed, sacred subjects are represented, या medieval setup the theme are dealt with। medieval setup होता है थीम, जिसकी थीम दी गई होती है। तो विचार कर लेते हैं। इम्प्रोबेबल सेंसेशनल कैरेक्टर कोई बात नहीं होती है, सुपर थीम जो है वो भी नहीं होता है, सैक्रेड सब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड। जो इसका तीसरा पॉइंट है, ये मिरेकल प्ले की अगर बात हो रही है तो इनका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सेक्रेड, यानी पवित्र थीम होती है इनकी, पवित्र विचारधारा पे लिखे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मिरेकल प्ले। व्हाट इज आ मोनडी? मोनडी, मोनडी क्या है बताइए। पहले आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, देखिए थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, लगभग 25 मिनट की क्लास में 20 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज मोनडी? व्हाट इज ए मोनडी? किताब में बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। व्हाट इज ए मोनडी, फटाफट बताएं। अब देखते हैं कैसा होगा। ऑनलाइन होगा तब तो पता चलेगा, 2025 में चला जाएगा एग्जाम। व्हाट इज अ मोनोडी? एक पोयम होती है। अब कैसी पोयम होती है? मॉर्निंग स्पोकन बाय वन पर्सन ओनली। एक ऐसी पोयम होती है जो एक ही व्यक्ति के द्वारा बोली जाती है ना। एक ऐसी पोयम जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है। वन सेल्फ, जिसमें जो खुद के आइडियाज बताए जाते हैं। सिंगुलर, सारे गलत हैं, ए विल बी द राइट आंसर। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का भी मोनोडी है। Limerick is a special, often ribald, referring sexual matter in an amusingly rude way. A species of light verse first popularized by, बताइए। Limerick is a special, often ribald, बताएं। लिमरिक की बात की जा रही है यहाँ। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में एक बार लिमरिक मैंने बताया था आपको, राइट। बहुत डिटेल्ड वे में तो नहीं कहते। लिमरिक क्या है? एक स्पेशल ऑफन रेबाल्ड, रिबाल्ड। और रिबाल्ड क्या होता है? रिबाल्ड होता है रेफरिंग सेक्सुअल मैटर इन अ अम्यूजिंगली रूड वे। रूड वे में जब ऑथर एक सेक्सुअल मैटर को बताता है तो वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं लिमरिक होता है। स्पीसीज ऑफ लाइट वर्ड्स पॉपुलराइज बाय, एक लाइट वर्ड, एक हल्का फुल्का छंद होता है, लिमरिक की कविता होती है। तो इस लिमरिक को पहले पॉपुलराइज किसने किया था बताइए। तो लिमरिक क्या हो गया? सेक्सुअल मैटर हो गया, एक रूड वे में हो गया, तो इसको पॉपुलर किया। वो किया था, बताइए किसने पॉपुलर किया था? यस, एडवर्ड लियर ने पॉपुलर किया था, एडवर्ड लियर ने। What is the term used by Émile Zola and other French writers to distinguish their method from the realism of Balzac and Flaubert? विचारधारा क्या थी रियलिज्म की? निधि मेरा मोनडी नहीं है, मोनडी लिटरेचर का है, राइट। बताइए। तो रियलिज्म से अलग कर लिया, वो टर्म, एक नया टर्म कॉइन किया गया। वो नया टर्म था नेचुरलिज्म, ये वाला नेचुरलिज्म, ठीक है।
बताएं। यूपी टीजीटी पीजीटी में नेचुरलिज्म सैरिलिज्म ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, यूपी में नहीं पढ़ना है, लेकिन डी ट्रिपल एस में पढ़ना है। बताइए। रवि राव क्या हो गया? हु कॉइन्ड द टर्म डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? वेरी इंपॉर्टेंट। अब एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आप समझ गए होंगे किसने दिया। आई रिचर्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये तो यूपी पीजीटी के सारे ऑथर्स हैं। डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये दिया टीएस एलियट ने। अब ये तो गलत नहीं करेंगे। हाँ नेचुरलिज्म, सॉरी मैंने नेचुरलिज्म कर दिया था, यस। टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द पोएम ontological, the metaphysical study of the nature of existence। बताइए, सत्ता मीमांसा मतलब ontological उसी को बोलते हैं। और ontological क्या है? मतलब किसी भी एग्जिस्टेंस की, कोई अस्तित्व में है, उस अस्तित्व में कोई चीज है तो उसकी सत्ता, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, क्रिटिज्म पुट्स, उस सत्ता की जो मेटाफिजिकल स्टडी होती है उसको आप कहते हैं ontological स्टडी। तो टर्म क्लियर हो गया होगा आपको ontological का क्या मीनिंग है। तो ontological जो है, जो क्रिटिसिज्म है, टू गेट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ पोएम, ontological क्रिटिसिज्म कि अगर इसकी बात करें तो पुट्स एम्फोसिस ऑन। तो ontological क्रिटिसिज्म में सत्तामीमांसी का जो क्रिटिसिज्म है उसमें किस चीज पर जोर दिया जाता है? द टेक्सचर, द स्ट्रक्चर, द नरेटर, या बोथ ए बी? बताएं। बताइए। तो याद रखिएगा, टेक्सचर और स्ट्रक्चर ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं, टेक्सचर को भी और स्ट्रक्चर को भी, यस। पैनिजेरिक, पैनिजेरिक इज अ फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन। पैनिजेरिक क्या है? एक फॉर्मल रिटन और ओरल कंपोजिशन होता है। किसका होता है? डिराइडिंग अ पर्सन, एक पर्सन की प्रशंसा करते हुए, लाउडिंग अ पर्सन, लमेंटिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन, या सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ अ पर्सन। तो पैनिगायरिक किसके लिए लिखा जाता है? किसके लिए लिखा जाता है बताइए फटाफट। तो गाइस पैनिगैरी की बात करें तो इसको आप कहते हैं, एक ऐसी ये पोयम होती है जिसमें प्रशंसा होती है, राइट। पैनिगैरिक में क्या होती है? प्रशंसा होती है। और अगर प्रशंसा की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे लाउडिंग अ पर्सन, किसी पर्सन की को प्रेस करना, प्रशंसा करना। पैनिगैरिक यानी प्रशंसा गीत किसी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नप्शियल सॉन्ग प्रेइंग फॉर द जॉय एंड ब्राइडग्रूम? हर बच्चे का सही होगा ये, आई नो वेरी वेल। Which of the following is a nuptial song praying for the joy and bridegroom? बताइए कि ये एस नप्शियल मतलब रिलेटेड टू मैरिज, विवाह संबंधी ये गीत होते हैं, रिलेटेड टू मैरिज, विवाह संबंधी गीत होते हैं। ये जॉय और प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं, दूल्हे दुल्हन की जो खुशी है, हमेशा संपन्नता की, उनकी खुशी की जो कामना है इन गीतों में की जाती है। जो वैवाहिक गीत हैं, मंगल कामना जिनमें की जाती है। तो उसे बोलते हैं एपीथैलेमियन। ऐसी पोएम्स को, ऐसे सॉन्ग्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नप्शल सॉन्ग क्या कहलाते हैं? एपीथैलेमियन, एपीथैलेमियन कहलाते हैं बेटा। देवेश जी क्या हाल है? एपीथैल्मियन, प्रोथैल्मियन, ये सब टर्म फेमस किए एडमंड स्पेंसर का। स्पेंसर ने जो गीत हैं ये बड़े पॉपुलराइज किए थे। तो एपीथैल्मियन क्या है? ये एक ऐसे गीत होते हैं, विवाह संबंधी गीत होते हैं, जो दूल्हे और दुल्हन के आनंद और जो प्रॉस्पेरिटी है उसकी एक क्या करते हैं? कामना कामना करते हैं। बताइए। Irvin Babbitt, Paul Elmer, Moe and Norman Porter started a reactionary movement against the excess of romantic individualism and realistic naturalism of the 1920s. What was the movement called? बताएं।
मतलब रिएक्ट, प्रतिक्रिया वाला मूवमेंट। जो रोमांटिक और रियलिस्टिक नेचुरलिज्म था, जो नेचुरलिज्म था और रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म था, उसका क्या था, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा किया था इरविन बेबिट ने। इरविन बेबिट ने, पॉल एल्मर ने और नॉर्मन फॉस्टर ने, है ना। तो नेचुरलिज्म ऑफ द 19, व्हाट वाज द मूवमेंट, उस मूवमेंट को क्या कहा गया था? न्यू ह्यूमनिज्म, नियो प्लेटोनिज्म, नियोलॉजिज्म और नियो रियलिज्म, क्या था वो? तो उस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो एक मूवमेंट आया था न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से, और एक कब आया था? ये 1920s में, 1919, मतलब 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में ये मूवमेंट आया, और इसको नाम दिया गया था न्यू ह्यूमनिज्म। यानी ये वाला जो आंसर है, ऑप्शन ये है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशंस? ये तो यार आप सबको पता होगा, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। बताइए। यानी कि ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग, जो अमानवीय है, नॉन ह्यूमन है, जो मृत है ना, नेचर इज क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशंस। इमोशंस, पैरडी नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन नहीं, यूनिफिकेशन, पैथेटिक फालेसी। पैथेटिक फालेसी, पैथेटिक फालेसी और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर होता है बताइए? जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक लाइन में बताइए, पैथेटिक फालेसी और पर्सोनिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, बताइए। जैसे गाना नहीं है, हो नीले गगन के तले, है ना, ऐसे गाना है। तो जैसे नेचर भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, आपके दुख में दुखी हो, बताइए। राखी, क्या बात राखी ने कह दी। हम कह रहे हैं कि प्रकृति रो रही है, हम क्या है, वो जो नेचर है वो हमारी फीलिंग, ह्यूमन फीलिंग्स को शेयर करती है। क्लियर? उसको कहते हैं पैथेटिक फालेसी। यस। अच्छा, पैथेटिक फालेसी टर्म किसने कॉइन किया था? ये एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। पैथेटिक फालेसी टर्म जो है, ये टर्म किस राइटर ने कॉइन किया था, ये भी इनबॉक्स में मुझे बताइए। ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्या बात है राहुल, राहुल नाम तो सुना होगा राहुल। राहुल, मुझको पता है कि तुमको लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं। पर्पल पैसेज क्या होता है बताइए? पर्पल पैसेज क्या होता है बताइए? पहले आप बता लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल, अचानक से हाइट का, स्टाइल का हाइट हाइट में हो जाना, विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, जो क्या करता है, किसी एक सेक्शन को बाकी सेक्शन से अलग कर देता है। पर्पल पैसेज। अ सडन फॉल, एक सडन राइज स्टाइल है, एक सडन फॉल स्टाइल है। अब बात राइज और फॉल की आ गई है। विच रिवर द टोन ऑफ ऑल द फॉरगोन पैसेज, जो बाकी पैसेज की टोन ही अलग कर देता है। अ पैसेज रिटन अ ग्रैंड एंड हाइटेंड स्टाइल एंड ट्रीटिंग अ रिडिकुलर थीम फॉर कॉमिक इफेक्ट, एक ऐसा पैसेज जो ग्रैंड स्टाइल में लिखा होता है, एक रेडिकुलर थीम को compete करता है कॉमिक इफेक्ट के साथ। अ पैसेज एक्सप्रेसिंग अ डेलिकेट एंड अमोरस थीम और इमोशन क्रिएटिंग एन इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर, बताइए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए पर्पल पैसेज क्या है। पर्पल पैसेज की अगर हम बात करें तो अचानक से ही क्या होता है, जो कहीं जो स्टाइल है वो हाइट पर पहुंच जाती है। कोई वर्क चल रहा है, कोई ऐसे लिखा जा रहा है, उसी में चलते चलते अपने स्टाइल को बहुत ऊंचा कर देता है, तो वही पर्पल पैसेज होता है बाबा। ये पर्पल पैसेज है फर्स्ट।
What is the term used to mean a sudden change of fortune in a play or story? Very easy, बताइए. बताएं. What is the term used to mean a sudden change of fortune in a play or story? बताएं. बताइए. What is the term used to mean a sudden change of fortune in a play or story? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत टीजीटी पीजीटी को प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, बहुत बार आया है, फिर भी लोग गलत करते हैं. अमाशिया है, एनाग्नोसिस है, नेमेसिस है, पेरिपीशिया है. तो नेमेसिस काट दो, अमाशिया भी काट दो. यस यस यस, पेरिपीशिया. देखिए, जब प्ले में किसी कैरेक्टर के भाग में कोई चेंज आ जाता है, सडन चेंज आ जाता है, और वो उसके डाउनफॉल की तरफ उसको ले जाता है, तो उस सडन चेंज को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पेरिपीशिया. क्लियर फ्रेंड? किसी प्ले में या स्टोरी में घटना घटती है, क्या है फ्रेंड? पेरिपीशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ सॉन्ग यूजली ऑफ लव sung बाय नाइट अंडर अ लेडीज विंडो? बताइए कि ऐसा सॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ सॉन्ग एक लेडी की विंडो के नीचे गीत गा रहा है प्रेमी रात को. बताइए. तो उस गीत को हम क्या नाम देंगे? बताइए. थ्रेनोडी है, बैथोस है, डॉगरल है, या सेरेनेड? क्या होगा? थ्रेनोडी, बैथोस तो होगा नहीं, डॉगरल भी मेरे ख्याल से नहीं होगा. थ्रेनोडी या सेरेनेड. ये सॉन्ग्स होते हैं जो प्रेमिका की खिड़की के नीचे गाए जाते हैं, सेरेनेड बोलते हैं. ऐसे सॉन्ग्स को सेरेनेड बोलते हैं. ये तो आप सबने सुना होगा. अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है. यू विल लीव एट वंस बाय द टाउन ड्रेन. बताइए. टाउन और ड्रेन, तुम चले जाओगे, किसके द्वारा चले जाओगे? ये टाउन तो समझ में आ रहा है, ड्रेन क्या होता है? ड्रेन थोड़ा ना चले, ड्रेन तो नाली होती है. अब नाली में लौट के थोड़ा ना चले जाओगे. तो यहाँ का पहला वर्ड दोनों का एक्सचेंज हो गया है, यानी डाउन और इसका टी यहाँ ले आओ, ट्रेन. कैसी ट्रेन? टाउन की नाली से जाओगे, टाउन की नाली से थोड़ी ना कोई जाएगा. तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब ना निकले. तो इनिशियल्स हैं, उनको चेंज कर दिया गया है. किसी भी एक ऐसी डिवाइस जिसमें साउंड को अगर चेंज कर दिया जाए, और कैसे चेंज कर दिया जाए, यहाँ चेंज कर दिया गया. अब जरा ध्यान दीजिए, ड्रेन और टाउन, इनमें इन दोनों के जो लेटर्स हैं, टाउन में और ड्रेन में, इनको जरा चेंज कर दिया गया. तो जो टाउन का लेटर है वो ट्रेन में आ गया, डी और डी इधर हटा दिया. जी जी, बताइए. तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन ऑफ इनिशियल साउंड सच एज दिस इज कॉल्ड. तो इनिशियली जो लेटर हम बदल देते हैं, साउंड चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेलाप्रोपिज्म, स्पूनरिज्म बोलते हैं. यस, स्पूनरिज्म बोलेंगे.
साउंड के जो लेटर की साउंड होती है उन्हें हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो उन्हें स्पूनरिज्म बोलते हैं। देखिए मैलाप्रॉपिज्म में तो पूरा पूरा वर्ड ही उल्टा सीधा हो जाता है, यहाँ मैं लेटर की बात कर रहा हूँ। इस टर्म को स्पूनरिज्म कहते हैं। स्पूनरिज्म बोलते हैं, स्पून से वर्ड बना है। राधाअष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। स्पूनरिज्म, बिल्कुल ये तो स्पूनरिज्म है। राधे 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 भैया। यस। द मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर में एक ऐसा मूवमेंट emphasizing the expression of imagination as realized in dreams and presented without conscious control, which developed in France, जो रियलाइज किया गया और जो रियलाइज किया गया ड्रीम्स में और प्रेजेंट किया गया बिना किसी कंट्रोल के, जिसे फ्रांस में डेवलप किया गया और जिसका लीडर था एंड्रे ब्रेटॉन। एंड्रे ब्रेटॉन के लीडरशिप में, यानी मूवमेंट जो है वो क्या था, और ये आर्ट और लिटरेचर में आया था ये। और इसमें क्या था, जो इमेजिनेशन थी उसको ड्रीम में एक्सप्रेस किया गया। चलिए बेटा एक बार लाइक करिए सभी लोग। तो इस इमेजिनेशन की अगर बात करें, अगर आपने एंड्रे ब्रेटॉन का नाम सुना है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो आपका सिंबॉलिज्म नहीं है, इमेजिज्म नहीं है, इमेजिज्म पढ़ाई है, सरेलिज्म और मिस्टिसिज्म, सिंबॉलिज्म, तो यहाँ देखिए वो है सरेलिज्म। सरेलिज्म मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। सरेलिज्म क्या है, क्या कोई बता सकता है आप में से मुझे? बताइए बताइए सरेलिज्म क्या है? नहीं आप बताओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका सेंस नहीं बनता है, जिसके ऊपर जिसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, उसे हम कहते हैं सरेलिज्म आई थिंक। ऐसी इमेजिनेशन जिसका सेंस नहीं बनता, जिसका कोई सेंस ना बने, उसे कहते हैं सरेलिज्म। छोटे वर्ड में जान लो। क्लियर है? संदीप सहगल, आई हैव ज्वाइन टुडे। ओके, क्या ज्वाइन किया है संदीप आपने? सोमा कह रही है डोंट एक्सप्लेन प्रॉपरली। सोमा जी क्या जानना चाह रहे हैं? ओके ओके, अगला देखते हैं। किल द बॉय, किल द बॉयज एंड द लगेज। दिस स्टेटमेंट इन विच किल इज इनकरेक्टली रिलेटेड टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो किल से हम बॉय को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन लगेज को कैसे आप किल करोगे? ऐसा तो नहीं एक बैग भर के कपड़े आपने निकाले उसमें छुरा घोंप दिया ऐसे ऐसे आपने। हाँ, बताइए। तो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेट ही नहीं हो रहा है, लेकिन ऑथर ने रिलेट कर दिया। तो ऐसे ऑप्शन को, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं ज्युग्मा कहते हैं, राइट। और जिसका दूसरा नाम भी है ज्योग, इसको योग भी कह सकते हैं, ठीक है। ज्युग्मा बता रखा है मैंने, अच्छे से बता रखी है, तो ये गलत तो नहीं होगा। The feat of two syllable in which the unstressed syllable precede the stressed one is called, right। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को करेक्ट कमेंट करके बताना है गाइस इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।